बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर आपको दें, 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमला केस में 75 मुलजमान को सजाएं सुना दी गईं। फैसलाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी ने शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल, कमल शोजब, अहमद चट्टा, राय हसन नवाज, अंसर इकबाल, बिलाल एजाज और एमपीए इस्माइल सिला को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। फारूक हबीब के भाई नबील और साबिक एमपीए मियां वारिस के भाई सनाउल्लाह को भी 10-10 साल की सजा। एमपीए शाहिद जावेद समेत 16 मुलजमान को 3-3 साल की सजा दी गई। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी समेत 34 मुलजमान को बरी कर दिया गया। हंगामा आराई, बलवा, जलाओ, घेराव और जान से मारने की धमकी देने का केस। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी के भाई फरहान गनी और दीगर का जुमेरात तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। आइंदा समात पर मुलजिमान को पेशरफ्त रिपोर्ट के साथ पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने इस्तफसार किया, केस में एटीए की दफा क्यों लगाई गई। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, मुद्दई और सरकारी मुलाजमीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इसलिए इंसदादे दहशतगर्दी की दफा लगाई गई। जज ने पूछा, जिन्हें मारा है वो किस इदारे के हलकार और मुलाजिम थे, क्या काम कर रहे थे। प्रोसिक्यूटर इदारे के हवाले से अदालत को जवाब न दे सके, बताया वो फाइबर की केबल का काम कर रहे थे। अदालत से इस्तदा की, हमें 14 रोज का रिमांड दिया जाए ताकि तफ्तीश कर सकें। अदालत ने मुलजिमान से पूछा, आपके वकील कहाँ हैं। चनेसा टाउन के चेयरमैन फरहान गनी और दीगर ने जवाब दिया, हमारा वकील नहीं है। फरहान गनी और दीगर को स्पेशल मजिस्ट्रेट ने 1 दिन का राहदारी रिमांड दिया था। कराची के डिग रोड अंडरपास में मिनी बस की टक्कर से खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। एक खातून जख्मी हुई। जाँ बहक होने वालों में 40 साल का शुएब, 45 साल का हारिस और 60 साल की खातून शामिल हैं। मुतासा अफराद अलग अलग मोटरसाइकिलों पर सवार थे। जख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। ताकुब के बाद ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी तहवील में ले ली गई। ड्राइवर का कहना है उसके पास लाइसेंस है लेकिन चालान कटा हुआ है। लाइसेंस ट्रैफिक पुलिस के पास है। स्पीड तो स्लो, गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता जाता हो, पानी है नीचे। उस मैंने स्टेयरिंग मार दिया, ब्रेक पकड़ा था, ब्रेक काम छोड़ दिया। इस साइड पे मैंने स्टेयरिंग को मार दिया, इस साइड से दूसरा बाइक वाला आया है। लाइसेंस से चालान दे, चालान दिया ट्रैफिक वाला, उधर है अच्छा की पे। गजा पर मुकम्मल कब्जे का सेहूनी मंसूबा सामने आने पर जद्दा में ओआईसी वज़राए खारजा का गैर मामूली इजलास। सऊदी अरब के वज़ीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने ग्रेटर इसराइल विजन को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। गजा पर मुकम्मल कब्जे के इसराइली बयानात की शदीद मजम्मत की। कहा, बैनुल अक़वामी बरादरी गजा का मुहासरा तोड़ने के लिए फौरी इक़दाम करे। चेयरमैन ओआईसी ने कहा, इसराइल को गजा पर कब्जा करने नहीं देंगे। तुर्क वज़ीर खारजा खाकान फैदान ने कहा, इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों को रोकना होगा। फलस्तीनी अवाम को हमारी इज्तिमाई कार्रवाई की जरूरत है। इसराइल पर मुस्तकिल हल के लिए मरबूत दबाव डालना होगा। 2 रियासती हल को नागुज़ीर करार देते हुए रुकन मुल्कों के दरमियान मुश्तरका हिकमत अमली और यकसा मौक़िफ़ पर जोर दिया। फलस्तीनी नुमाइंदे ने कहा कि अंबिया की सरजमीन पर मुसलमानों को पुकार रही है। गजा पर कहत मुसल्लत कर दिया गया। फलस्तीनियों को यकीन है कि उम्मा हमारे साथ खड़ी है। वज़ीर खारजा इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इजलास में फलस्तीन की बिगड़ती सूरत हाल, गजा पर इसराइली फौजी कब्जे के मंसूबे के खिलाफ मुश्तरका लाएहमल तय किया जाएगा। इसराइली फौज के गजा के अल नसर अस्पताल पर हमले में सहाफियों समेत 15 अफराद शहीद हो गए। अरब मीडिया का कहना है इसराइली फौज ने पीर को अल नसर अस्पताल को उस वक्त निशाना बनाया जब वहां से एक शहीद की लाश निकाली जा रही थी। हमले में ड्यूटी पर मौजूद 4 सहाफियों समेत 15 अफराद शहीद हुए। शहीद होने वाले सहाफियों में रॉयटर्स का कैमरामैन हस्साम अल मिस्री, एपी और दी इंडिपेंडेंट की नामनिगार मरियम, एनबीसी नेटवर्क का सहाफी अबू ताहा और अल जजीरा के फोटो जर्नलिस्ट मोहम्मद सलामा शामिल हैं। 4 सहाफियों की शहादत के बाद गजा में अक्टूबर 2023 से इसराइली हमलों में शहीद होने वाले सहाफियों की तादाद 244 हो गई। गजा हुकूमत के मीडिया ऑफिस का कहना है इसराइली कब्जे और नस्ल कुशी में अमरीकी इंतजामिया मुकम्मल शरीक है। बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस को भी इन घिनौने और वहशियाना जराइम के इर्तिकाब के लिए मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार ठहराते हैं। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। मलाइशिया में 10,000 से ज्यादा अफराद फलस्तीन से यकजहती के लिए जमा हुए। वजीर आजम अनवर इब्राहिम ने गजा के लिए 10 करोड़
نگٹ جانی $2.30 امداد کا اعلان کیا۔ ڈنمارک میں ہزاروں افراد نے پارلیمنٹ کے باہر مظاہرہ کیا۔ دارالحکومت کوپن ہیگن میں مظاہرین نے فلسطین کی آزادی کا مطالبہ کیا۔ ایتھنز میں یونانی پارلیمنٹ کے باہر غزہ جنگ کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ افریقی ملک سینیگال میں بھی فلسطینی پرچم لہراتے لوگوں نے غزہ میں فوری جنگ بندی اور جبری قحط ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ سوئٹزرلینڈ میں بھی اسرائیل مخالف احتجاج کیا گیا۔ سینکڑوں افراد نے غزہ میں نسل کشی اور بھوک کو ہتھیار بنانے کے خلاف احتجاج کیا۔ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں لوگ سڑکوں پر نکلے، غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ غزہ میں جو ہو رہا ہے وہ جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ جنگ یرغمالیوں کی زندگیوں کے لیے خطرہ اور اسرائیلیوں کے لیے موت کا پھندا بن رہی ہے۔ اس کے ذمہ دار نتن یاہو ہیں۔ عرب نیوز کے پروگرام میں سابق اسرائیلی وزیراعظم ایہود اولمرٹ کی نتن یاہو پر تنقید، کہا حماس کے حملے کے جواب میں اسرائیل کا ردعمل درست تھا، لیکن اب یہ لڑائی ناقابل برداشت اور نتن یاہو کے ذاتی مفادات کے لیے لڑی جا رہی ہے۔ اس جنگ میں بلا جواز ہزاروں فلسطینی مارے گئے۔ There is a very clear distinction, which is very hard to grasp and to tolerate. The public opinion, more than 70%, are consistently saying that they are in favor of ending the war and return the hostages. The country is polarized. There is a deep division between public opinion, which is in favor of changing course, and the Netanyahu's and the group of thugs, which are known to be the cabinet ministers. They are causing a very big damage to Israel, and that causes a difficulty in the relations with European countries from America, Egypt and Jordan and Emirates. It certainly prevents the possible movement towards a normalization process with Saudi Arabia. آگے بڑھتے ہیں۔ بھارت کا 47 معاہدے کے تحت سیلاب کے معاملے پر پاکستان سے رابطہ۔ سرکاری ذرائع کے مطابق بھارت نے دریائے توی میں جموں کے مقام پر ممکنہ بڑے سیلاب سے پاکستان کو آگاہ کیا ہے۔ بھارت نے 47 معاہدہ معطل کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ سیلاب کی ممکنہ صورتحال سے بھارتی ہائی کمیشن اسلام آباد نے پاکستان کو آگاہ کیا۔ بھارت کی جانب سے رابطہ 24 اگست کی صبح 10 بجے کیا گیا۔ بھارت کی جانب سے پاکستان کو ممکنہ سیلابی صورتحال کی پیش کی اطلاع دی گئی۔ مئی میں پاک بھارت جنگ کے بعد یہ پہلا بڑا رابطہ ہے۔ معاملے پر ترجمان دفتر خارجہ سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ بارشوں کے باعث دریائے جہلم، چناب اور راوی، ستلج اور ملکہ ندی نالوں میں طغیانی۔ پی ٹی ایم اے کا کہنا ہے مقبوضہ جموں میں دریائے توی سے پانی کا بڑا ریلا دریائے چناب میں داخل ہوگا۔ دریائے چناب میں آئندہ 24 گھنٹے میں درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے۔ سیلابی ریلا گجرات، منڈی بہاؤدین، چنیوڑ، جھنگ سے ملحقہ علاقوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ ڈیرہ غازی خان کی رود کوہیوں میں فلیش فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ دریاؤں کے پاٹ میں موجود شہری فوری محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ سیلاب سے متاثر علاقوں میں فلڈ ریلیف کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں۔ سوات میں تباہ کن سیلاب کو گزرے ایک ہفتے سے زائد ہو گئے۔ متاثرہ علاقوں میں کیچڑ اور ملبے کے ڈھیر تاحال موجود ہیں۔ لوگ اپنی مددگار کے تحت مکانات اور گلی محلوں کو صاف کرنے میں مصروف ہیں۔ متاثرین کہتے ہیں امدادی کام جلد مکمل نہ ہونے سے علاقے میں وبائی امراض پھوٹنے کا خدشہ ہے۔ مزید بتا رہے ہیں شہزاد عالم۔ جی بالکل، منگورہ اور نوائی علاقوں میں تاحال امدادی کام مکمل نہیں ہو سکے اور جو منگورہ شہر کی گلی کوچے ہے، جو مین سڑکیں ہیں، وہ اس وقت ملبے کے ڈھیر میں تبدیل نظر آ رہے ہیں۔ نہ مرکزی حکومت کی طرف سے اور نہ صوبائی حکومت کی اور خاص کر ضلعی انتظامیہ اس سلسلے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ گھروں اور دکانوں میں سیلاب کی کیچڑی سے پڑا ہوا ہے۔ اس کیچڑی کی وجہ سے پوری سوات میں اور پورے علاقے میں وبا کی شکل طور پر بیماریاں پھیلنے کا خطرہ ہے۔ مقامی لوگوں نے گزشتہ روز انتظامیہ کے خلاف احتجاج بھی کیا، لیکن ابھی تک ملابابا، مکان باغ روڈ، عجیب آباد، شریف آباد، بنگلہ دیش روڈ اور دیگر جو سڑکیں تاحال وہ نہیں کھولی جا سکے اور جو مقامی لوگ ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر اپنے گھروں سے ملبے اور وہ اٹھانے میں مصروف ہے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں مسلسل جاری ہیں۔ بنیر اور شانگلہ میں سیلاب متاثرین میں اشیاء خرونوں سمیت دیگر سامان کی تقسیم جاری ہے۔ پاک فوج کی میڈیکل ٹیموں نے متاثرین نے علاقہ کا طبی معائنہ بھی کیا۔ اہل علاقہ نے پاک فوج کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ متاثرین کی بحالی تک پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ بالا میں پولیس اور سی ٹی ڈی کے مشترکہ آپریشن میں 4 دہشت گرد مارے گئے۔
फायरिंग से 2 शहरी जाँ बहक और एलीट फोर्स के 6 जवान जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक सलाम कोट, दोबंदो और रातदारा में ऑपरेशन किया गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस का कहना है मारे गए दहशतगर्द 14 अगस्त को पुलिस वैन पर हमले में मुलविस थे, जिसमें 3 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। वज़ीर-ए-दाखिला मोहसिन नकवी ने फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को जानब हासिल करने पर पुलिस और सीटीडी को सराहा। जख्मी पुलिस एहलकारों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। कहा कि केपी पुलिस ने दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम खाक में मिला दिए। फितनतुल हिंदुस्तान के मुकम्मल खात्मे के लिए हमारी बहादुर फोर्सेस पुरज़्म हैं। और आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स पहुंचकर अली अमीन गंडापुर के हमरा फेडरल कांस्टेबलरी के 3 जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत की। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे जुल्करनैन हैदर से। बताएगा जुल्करनैन। दाखिला मोहसिन नकवी जो है पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर पहुंचे हैं और उनके हमरा वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर भी थे और उन्होंने जो शहीद कांस्टेबलरी के 3 जवान हैं उनके नमाज जनाजा में शिरकत की है। वज़ीर दाखिला ने जाम शहादत नोश करने वाले नायक सादिक हुसैन, सिपाही अब्दुल गफ्फार और सिपाही जेवर खान की कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर आईजी खैबर पख्तूनख्वा, कमांडेंट फेडरल कांस्टेबलरी, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा भी मौजूद थे। वज़ीर दाखिला ने शोहदा के जो दर्जात हैं उनकी बुलंदी के लिए दुआ भी कराई। वज़ीर दाखिला कहना था कि जाम शहादत नोश करने वाले नौजवानों की कुर्बानियां रहकर नहीं जाएंगी। शोहदा के खानदान हमारे अपने खानदान हैं और कौम हमेशा उन खानदानों की मकरूज है। जी बहुत शुक्रिया जुल्करनैन तफसीलात के लिए। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने मकबूजा कश्मीर में रॉ के मजमूम मकासद बेनकाब कर दिए। इंटेलिजेंस जराये का कहना है लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल जंगलात में खुफिया तरबीती मराकज में गैर मुकामी दहशतगर्दों का इंकशाफ हुआ है। दहशतगर्द पश्तो और दरी जबान में बात करते हैं। खदशा है ये दहशतगर्द कश्मीरी मुजाहिदीन या पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग के लिए इस्तेमाल होंगे। एफबीआई के फील्ड दफातर की नाअहली कौमी खजाने को 663 अरब रुपए का नुकसान हुआ। माली साल 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट में एफबीआई में बड़ी खामियों के इंकशाफात किए गए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस कीमत में तकरीबन 644 अरब का नुकसान हुआ। रिपोर्ट में कस्टम्स और अखराजात के शोबे में 19 अरब रुपए से ज्यादा के नुकसान की निशानदही की गई। इनकम टैक्स कीमत में कौमी खजाने को 457 अरब रुपए, सेल्स टैक्स कीमत में 187 अरब और कस्टम कीमत में 18 अरब 85 करोड़ का नुकसान हुआ। एफबीआई हेडक्वार्टर्स और फील्ड दफातर के अखराजात कीमत में 52 करोड़ 40 लाख का नुकसान हुआ। 22 फील्ड दफातर 22 अरब 87 करोड़ का इनकम टैक्स वसूल करने में नाकाम रहे। 20 फील्ड दफातर तकरीबन 168 अरब का सुपर टैक्स वसूल करने में नाकाम रहे। कराची का इलाका गुलबहार सीवरेज के पानी में डूब गया। गली हो या मकान, हर जगह गंदा पानी जमा है। रिहायशी कहते हैं घर से पानी निकाल निकाल कर थक गए हैं। इंतजामिया को कोई नुमाइंदा मदद नहीं आया। रिपोर्ट करेंगी रुहा फातिमा। तो तकरीबन 6 फुट पानी खड़ा हो गया था जहां हम लोग मौजूद हैं। पानी जो इतना भरा हुआ है इधर बच्चों को ले आना मेरे लिए मुहाल हो जाता है। इस तरीके से लेके जाती हूँ। 3 बैग होते हैं, बस 3 बच्चों के हाथ पकड़े हुए थे। खुदा ना करे अगर बच्चे गिर जाए, मैं क्या जवाब दूंगी घर वालों को। मसाइल से 2-4 इलाका मकीन कहते हैं घर में गंदा पानी आने के बायस नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। निकाल के थक गए पानी और बहुत मजीद अंदर आ गया पानी। अब इतनी परेशानी हो रही कि हम रोजी से अपने बैठे हैं। हाँ जो है ना ये इसी तरह से ही रहता है। हर साल की कहानी ये बना रखी है। हर बारिश में यही होता है, फ्रिज भी गिर गया, हर चीज हर साल ऐसे ही होती है। गुलबहार के इलाके के मकीन मुताल्लिका महकमे की गफलत पर सवाल उठा रहे हैं। इस सूरत हाल को पाक या साफ करने की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? कब तक शहरी जो है वो सीवरेज के पानी में अपनी जिंदगी गुजारते रहेंगे? कैमरामैन नुमान शेख के साथ रुहा फातिमा, ARY न्यूज, कराची। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2025-26 का जायजा इजलास। वज़ीर आला ने कहा जिलाई ADP के लिए 55 बिलियन रुपए मुख्तस किए हैं। रवा साल जिलाई ADP की जो स्कीमें शुरू होंगी इसी साल की जाएंगी। 55 बिलियन में से 80% जारी और 20% नई स्कीमों के लिए मुख्तस किए जाएंगे। नई स्कीमों के फंड्स 4 किस्तों में जारी किए जाएंगे। स्कीमों की बेहतरी मयार को यकीनी बनाया जाएगा। अजला की तरक्की बहुत जरूरी है जिस पर हुकूमत फोकस कर रही है। आलमी बैंक पाकिस्तान को 4 करोड़ 79 लाख डॉलर की ग्रांट देगा। एलामिया के मुताबिक आलमी बैंक की ग्रांट पाकिस्तान में तालीमी शोबे के लिए इस्तेमाल होगी। ग्रांट से पंजाब में स्कूल से बाहर बच्चों को तालीम की तरफ रागिब किया जाएगा। स्कूलों में बच्चों के दाखिले की तादाद बढ़ाने के लिए कोशिशें की जाएंगी। आलमी बैंक की ग्रांट से 40 लाख बच्चों को फायदा होगा। आलमी बैंक की ग्रांट 80,000 बच्चों के स्कूलों में दाखिले में मदद करेगी।
عالمی بینک کی گرانٹ 30 لاکھ بچوں کے لیے تعلیمی سہولت میں معاونت کرے گی. گرانٹ سے 1 لاکھ اساتذہ والدین پر اپنی کمیونٹی لیڈر بنانے میں معاونت ملے گی. عالمی بینک کی گرانٹ اسکولز میں موسمیاتی تبدیلیوں کی آگاہی میں بھی مدد کرے گی. اور اب ایئر وے ٹیکنالوجی. نہ پاسپورٹ دکھائیں نہ ٹکٹ چیک کرائیں, ڈیجیٹل ڈیٹا سے شناخت کروا کر وقت بچائیں. دبئی ایئرپورٹ پر نئے اے آئی کوریڈور کا افتتاح کر دیا گیا, جس کے ذریعے مسافر دستاویزات دکھائے بغیر چند سیکنڈ میں امیگریشن کر سکیں گے. دنیا کے پہلے اے آئی پیسنجر کوریڈور میں مسافروں کا روایتی پاسپورٹ اور امیگریشن مراحل میں وقت ضائع نہیں ہوتا, بلکہ اے آئی ٹیکنالوجی مسافروں کے بایو میٹرک اور ڈیجیٹل ڈیٹا کی بنیاد پر شناخت کرتی ہے. اے آئی کوریڈور میں ایک وقت میں 10 مسافروں کی شناخت کی جا سکتی ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے کپتانوں کی تبدیلی کی خبروں کی تردید کر دی. پی سی بی ترجمان کا کہنا ہے کپتانی کی تبدیلی کے حوالے سے اب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا, نہ ہی سلیکشن کمیٹی میں اس حوالے سے کوئی معاملہ زیر غور آیا. کپتانی کے حوالے سے تمام تر خبریں بے بنیاد ہیں. رضوان کی جگہ سلمان آغا کو کپتان بنانے کی خبریں غلط ہیں. پی سی بی نے مزید وضاحت کی کہ شان مسعود کی جگہ سعود شکیل کو کپتان نہیں بنایا جا رہا. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے AWANews.in.